हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज इस वीडियो में हम वर्कशीट 34 डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की, जो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है और हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले आप लोगों ने राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था हमने कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र या देश के प्रति प्रेम भाव का होना, जिसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि राष्ट्रवाद की जो प्रक्रिया है सर्वप्रथम फ्रांस में देखने को मिलती है हमें, और वहाँ आप देखेंगे कि राष्ट्रवादी प्रक्रिया के होने की वजह से भाईचारे की भावना, समानता, बंधुत्व की भावना लोगों में तेज़ी से बढ़ती है और 1789 की क्रांति होती है। उसके बाद ये राष्ट्रवाद की विचारधारा धीरे धीरे पूरे यूरोप में बढ़ती चली जाती है। फिर 1848 में आप देखेंगे उदारवादी क्रांति होती है, लेकिन उसमें इतना लोगों को सफलता नहीं मिल पाती। और 1848 के बाद अगर हम यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो यूरोप का जो राष्ट्रवाद और जनतंत्र की क्रांति से धीरे धीरे अलगाव होने लगता है। और अलगाव होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए जो रूढ़िवादी लोग थे अब वो राष्ट्रवादी भावनाओं का यूज़ करने लगे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावना जनतंत्र से अलग होने लगी थी। और इसी समय आप देखोगे कि जो मध्यवर्गीय लोग हैं उन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाया था। और इस राष्ट्र राज्य को बनाने में उन्होंने निर्वाचित संसद द्वारा बनाया था इसे, यानी निर्वाचित संसद के द्वारा राष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया था। अलग अलग इलाकों को जोड़कर ये निर्वाचित संसद के द्वारा किया गया था। और इस समय आप देखोगे कि पुरुषों को सार्वत्रिक मताधिकार का अधिकार भी मिल गया था, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती। इसका पर्टिकुलर रीज़न ये होता है कि बड़ी बड़ी राजशाही शक्तियाँ और फौज जो है इनको गिरा देती हैं, दबा देती हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्रशा का होता है। और उस समय जो प्रशा के जुंकर्स हैं, जिन्हें बड़े भूस्वामी भी कहा जाता है, वो इनका सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें दबा दिया जाता है। और इसके पश्चात आप देखोगे कि प्रशा जो है राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व खुद संभाल लेता है। इसके बाद आपको दे रखा है जर्मन का एकीकरण। आप देखेंगे कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो 1866 से 1871 के बीच में हुआ। ये एक लंबा प्रोसेस है और एक जटिल प्रोसेस है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्रशा का है। उस समय जर्मनी जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें प्रशा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेट माना जाता है उस समय। और प्रशा का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जर्मनी के एकीकरण में। प्रशा के जो मुख्यमंत्री हैं ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया थी जर्मनी को एकीकृत करने की, जर्मनी को यूनिफाई करने की, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी को एकीकृत करने के लिए प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद भी ली गई। और इसी समय आप देखोगे कि 7 वर्षों के दौरान लगातार युद्ध हुए। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध हुए और इन 3 युद्धों में प्रशा की जीत हो जाती है। और इस जीत के बाद ही आप देखेंगे कि जो विलियम केसर है, विलियम केसर प्रथम, जो उस समय प्रशा के राजा थे, उनको ही जर्मनी का राजा बना दिया जाता है और जर्मनी की एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। और इन सभी एकीकरण की प्रक्रिया में जो ये लंबा प्रोसेस चला, इस प्रोसेस में जो प्रशा है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो नया जर्मन राज्य बनता है, यहाँ की मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्था, सभी चीज़ों का आधुनिकीकरण होता है। एक नए तरीके से या एक नए रूप में शुरू किया जाता है। तब लोगों के लिए नए कदम उठाए जाते हैं, नए तरीके से एक नया मॉडल तैयार करके नए रूप में काम किया जाता है, ताकि जो एकीकृत जर्मनी है उसमें सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो। अब हम बात करते हैं इटली के एकीकरण की। अगर इटली के एकीकरण की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड है आपका 1859 से 1870। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया भी एक काफ़ी जटिल और लंबी प्रक्रिया थी, क्योंकि उस समय इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था। अगर हम इटली के उत्तरी भाग की बात करें तो उस समय इटली के उत्तरी भाग पर ऑस्ट्रियाई हैप्सबर्ग का शासन था। इसके मध्य के क्षेत्र पर जो पॉप है, पादरी वर्ग है, उनका शासन था, जबकि दक्षिण के क्षेत्र पर स्पेनी बुर्बो वंश का शासन था। और इटली का केवल एकमात्र एक क्षेत्र सार्डिनिया पिडमोंट ही ऐसा क्षेत्र था जहां पर इतालवी राजघराने का शासन था। इस तरीके से इटली पूरी तरीके से स्कैटर्ड था, बिखरा हुआ था। और इस समय इटली को यूनिफाई करना
एकीकृत करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था एक शक्तिशाली स्टेट बनाने के लिए, एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए। इस प्रकार से बिखरे हुए इटली को यूनिफाई करने के लिए, एकीकृत करने के लिए सर्वप्रथम प्रयास जो है 1830 में जोसेफ मैत्सनी के द्वारा किया जाता है और उनके द्वारा ही सबसे पहले इटली के एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। इसके प्रयास के लिए वह सबसे पहले एक गुप्त संगठन का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है यंग इटली। और इसके बाद आप देखेंगे 1830 से लेकर के 1848 तक लगातार क्रांतिकारी विद्रोह होते हैं, लेकिन इनमें उनको सफलता नहीं मिलती। जिसके बाद इटली को एकीकृत करने की पूरी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आ जाती है कावूर के ऊपर। साथ ही साथ इटली को यूनिफाई करने के लिए या एकीकृत करने की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो आ जाती है सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर। इसके बाद आप देखोगे 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने एक बहुत चतुर संधि कर लेते हैं। संधि का मतलब होता है समझौता करना, और इस समझौते में आप देखोगे इस समझौते के बाद जो ऑस्ट्रिया है उनको हरा दिया जाता है और हराने के पश्चात ही जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। और ऑस्ट्रिया को हराने में जो जोसेफ गैरिबाल्डी है उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो नियमित सेना के अलावा अलग से सशस्त्र बलों को लेकर के, स्वयंसेवकों को लेकर के इस युद्ध में हिस्सा लेते हैं और फाइनली ऑस्ट्रिया इस युद्ध में हार जाता है और एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट होने के पश्चात 1861 में इमैनुअल द्वितीय को, जो पहले सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक थे, उनको ही इटली का नया राजा घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार से इटली की एकीकरण की प्रक्रिया जो 1859 में शुरू की गई थी वो 1870 तक कंप्लीट हो जाती है और इटली जो है वो एकीकृत राज्य के रूप में उभरकर सामने आता है और एक शक्तिशाली स्टेट बन जाता है। वर्कशीट में आगे आपको दो फेमस पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है। पहला है आपका काउंट कैमिलो द कैबुर। अगर हम काउंट कैमिलो द कैबुर की बात करते हैं तो ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्री थे या नेता थे, और आप देखेंगे कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये ना तो एक क्रांतिकारी थे और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखते थे, यानी अगर लोकतंत्र की बात करें जहाँ पे लोगों का शासन होता है उसमें भी ये विश्वास नहीं करते थे, ना ही क्रांतिकारी थे। फिर भी इन्होंने इटली को एकीकृत करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और फ्रांस के साथ जो चतुर संधि की गई थी, जो समझौता किया गया था, उस समझौते में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उस समझौते के बाद ही आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया को हरा दिया जाता है और हराने के बाद इटली के एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से आपको इसे पढ़ के ये पता चलेगा कि जो कावूर थे वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब हम बात करेंगे जोसेप्पे गैरिबाल्डी की। अगर जोसेप्पे गैरिबाल्डी की बात करते हैं तो इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। इनके पास पर्टिकुलर अपनी कोई नियमित सेना नहीं थी, लेकिन इन्होंने फिर भी इटली के एकीकरण में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनके अपने खुद के स्वयंसेवक थे और इनकी जो अपनी सेना थी उनको लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है या रेड शर्ट के नाम से काफ़ी फेमस है। 1860 में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इटली के जो दक्षिण वाले क्षेत्र हैं उसमें उस समय स्पेनी बुर्बो वंश का राज था। तो 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिली राज्यों में ये प्रवेश कर जाते हैं ताकि वहाँ से जो स्पेनी शासक हैं वहाँ पर जो बुर्बो वंश का राज है उनको समाप्त कर सके। इसमें उन्हें वहाँ पे जो किसान हैं उनका सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसकी वजह से ये उन लोगों का सपोर्ट पाने में सफल हो जाते हैं और वहाँ पर 1860 के दशक में उस राज्य में प्रवेश करके वहाँ से उन्हें हटाने में भी सफल हो जाते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे दक्षिणी इटली और सिसिली के जो सिसिली राज्य था, इन दोनों को ही ये राज्य इमैनुअल द्वितीय को सौंप देते हैं और इस तरीके से जो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया है उसको ये संभव बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से जो गैरिबाल्डी है ये भी इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक फेमस पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं जोसेफ गैरिबाल्डी। अब हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। तो इटली के एकीकरण पर निबंध की बात करें तो आपको ऊपर ही दिया गया, आप इसमें से ही नोट डाउन कर लेंगे कि इटली 7 राज्यों में बटा था। 1830 के दशक में जोसेफ मैत्सनी ने इटली के एकीकरण की प्रक्रिया
के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। 1830 से लेके 48 तक बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। एट लास्ट 59 में सार्डिनिया पिडमॉन्ट राज्य के द्वारा एक चतुर संधि की जाती है, जिसमें काबूल की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। और इसके पश्चात आप देखेंगे ऑस्ट्रिया को हरा दिया जाता है। इसमें गैरिबाल्डी सशस्त्र सेना के साथ शामिल होते हैं और ऑस्ट्रिया जो है वो हार जाती है। और इसके बाद जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। और 1861 में जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक थे उनको ही इमैनुअल द्वितीय को ही इटली का नया शासक घोषित कर दिया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना था? तो आप देखेंगे एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना था, आपको इस वर्कशीट में ही दिया गया है। केसर विलियम प्रथम जो एकीकृत जर्मनी के राजा बने थे। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर हम जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं के बारे में बात करें तो आपके वर्कशीट में ही दिया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो जर्मनी है वो भी इटली की तरह ही स्कैटर्ड था, यानी बिखरा हुआ था। और प्रशा के नेतृत्व में एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है, क्योंकि जर्मनी की जितने राज्यों में बिखरा हुआ था उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो राज्य था वो प्रशा ही था। और प्रशा के जो ऑटो वन बिस्मार्क वहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने ही जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद 7 वर्षों तक युद्ध चलता है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। इन तीनों युद्धों में आप देखेंगे कि जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है, क्योंकि प्रशा जीत जाता है इस युद्ध में। और इसके बाद 1871 में जब एकीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो विलियम केसर प्रथम को जर्मनी का नया शासक घोषित किया जाता है। और इसके बाद यहाँ की मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया? तो आप देखेंगे 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के अपने जुड़ाव से अलग होने लगता है, क्योंकि अब राष्ट्रवाद की जगह उग्र राष्ट्रवाद ने ले लिया। क्योंकि अब राष्ट्र को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए राष्ट्रवादी विचारधाराओं और लोकतांत्रिक विचारधाराओं के स्थान पर तानाशाही का यूज़ किया जाने लगा, तानाशाही विचारधाराओं का प्रयोग किया जाने लगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि 1848 के बाद राष्ट्रवाद में लोकतंत्र की भावना ना नज़र आकर के तानाशाही वाली विचारधारा में देखने को मिलती है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, जिसमें हम लोगों ने 1848 के बाद किस तरीके से इटली और जर्मनी को एकीकृत किया गया उसके बारे में पढ़ा। और इसके बाद हमने काबूल और गैरिबाल्डी के बारे में डिस्कशन किया, जो वहाँ की फेमस पर्सनालिटी थी। अब आगे आने वाली वीडियो में हम इसकी फर्दर स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता तो मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।